मैपिंग टेक्निक्स फॉर लोड बैलेंसिंग। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग जो है उसमें क्या होता है, टास्क जो है उसको हम प्रोसेसेस को असाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, जब हम इफेक्टिवली अगर एफिशिएंटली किसी भी टास्क को प्रोसेसेस को असाइन करते हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। मेन गोल क्या होता है मैपिंग का, कि इलैप्स टाइम को वो मिनिमाइज करें। इलैप्स टाइम यानी वेटिंग टाइम को वो मिनिमाइज करें। इससे क्या होगा कि जो भी बॉटलनेक्स है उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे, और जो प्रोसेसर खाली बैठा रहता था वो भी अपना काम शुरू कर देगा, जिससे हम आइडलिंग भी मिनिमाइज कर सकते हैं और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मैपिंग में? सबसे पहले आता है लोड इम्बैलेंसिंग। इसमें क्या होता है कि टास्क जो है उसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोसेसेस के बीच में, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिसोर्सेस जो है वो परफेक्टली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन ओवरहेड। कभी कभार क्या होता है, डेटा एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है प्रोसेसेस को, जिससे डिलेज हो सकते हैं, तो उस डिले को हमें मिनिमाइज करना है, और जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको भी हमें मिनिमाइज करना है। सिंक्रोनाइजेशन कॉस्ट हो सकता है, कभी कभार हमें सिंक्रोनाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो उसमें अननेसेसरी वेटिंग टाइम लगता है, उस वेटिंग टाइम को हमें कम करना है, अवॉइड करना है। तो ये जो तीन थे वो की फैक्टर्स हैं मैपिंग के। फिर रोल इन पैरेलल एफिशिएंसी। मैपिंग कैसे पैरेलल एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है? तो अगर हम इफेक्टिव मैपिंग करते हैं तो पैरेलल एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है उसको भी हम बहुत अच्छे से ऑप्टिमली यूज कर पाते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर पाते हैं। बहुत सारी मैपिंग टेक्निक्स होती है, उसमें से हम दो पढ़ेंगे, स्टैटिक मैपिंग और डायनामिक मैपिंग टेक्निक। डायनामिक मैपिंग टेक्निक जो है उसमें भी और दो टाइप्स आते हैं, एक आता है सेंट्रलाइज्ड डायनामिक मैपिंग टेक्निक और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक मैपिंग टेक्निक्स। सबसे पहले स्टैटिक मैपिंग टेक्निक्स को पढ़ते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, पहले से ही पता होता है कि कौन से टास्क को कौन सी प्रोसेसेस असाइन करनी है। जब भी एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन हो उससे पहले ही हमें पता होता है कि टास्क टू प्रोसेस असाइनमेंट कौन सा करना है। ये कब सूटेबल होता है? ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे स्टैटिक टास्क हो, पहले से ही हमें पता हो कि ये टास्क है, तो और ये उसकी कंप्यूटेशनल डिमांड्स है, तो हमें कौन से प्रोसेसेस को ये टास्क असाइन करना है। इसका लिमिटेशन ये है कि वो डायनामिकली जनरेटेड टास्क को हैंडल नहीं कर पाता है, जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करते रहते हैं, वहाँ पे स्टैटिक मैपिंग हम यूज नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं, जहाँ पे एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता चलता है कि ये टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। स्टैटिक मैपिंग जो है वो वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो डायनामिकली जनरेटेड टास्क में काम नहीं लग सकता है। कौन से फैक्टर्स है जिसकी जो गाइड करता है स्टैटिक मैपिंग को? पहले होता है टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स। टास्क की प्रॉपर्टीज जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे हम उसको प्रोसेसेस को असाइन करें। दूसरा होता है कंप्यूटेशनल इंटेंसिटी। कितना अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन लगेगा वो भी डिटरमाइन करता है कि स्टैटिक मैपिंग अप्लाई करना है या डायनामिक मैपिंग अप्लाई करना है। और तीसरा होता है अवेलेबल रिसोर्सेज। कितने अवेलेबल रिसोर्सेज है और बेस्ड ऑन दैट हम कैसे टास्क को प्रोसेसेस को असाइन कर पाएंगे, कैसे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अमॉन्ग द अवेलेबल रिसोर्सेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एडवांटेजेस क्या है स्टैटिक मैपिंग के? कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी असाइनमेंट जो है वो पहले से ही प्रीडिटरमाइंड होता है, तो इससे हमें प्रेडिक्टेबल टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प रहता है। पहले से ही पता होता है कि कौन सा टास्क जो है वो कौन से प्रोसेस पे जाएगा। और रिसोर्स एलोकेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो इससे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि डायनामिक टास्क जनरेशन में वो सूटेबल नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करती रहती है, कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करती रहती है, वहाँ पे भी ये लिमिटेशन हो सकता है।
फिर आता है डायनामिक मैपिंग। डायनामिक मैपिंग में क्या होता है कि जब भी एल्गोरिदम रन हो रहा है, रन टाइम पे हमें पता चलता है कि कौन से टास्क को कौन सी प्रोसेसेस असाइन करनी है, तो ये चीज जो है वो रन टाइम पे काम करती है। तो यहाँ पे जब भी डायनामिकली जनरेटेड टास्क होंगे या कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी कर रही होती है, तो वहां पे हम डायनामिक मैपिंग का यूज कर सकते हैं। इससे हमें लोड बैलेंसिंग करने में भी हेल्प रहता है। जो वर्कलोड जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे डायनामिक मैपिंग जो है वो भी अपनी प्रोसेसेस जो है, असाइनमेंट्स जो है वो चेंज करता रहेगा। इसीलिए हम इसे डायनामिक लोड बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ये इंश्योर करता है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो सके और एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो सके। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड डायनामिक मैपिंग। इसमें क्या होता है, एक मास्टर प्रोसेस होता है जो सारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग द स्लेव प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है कि बॉटलनेक्स हो सकता है। जब मास्टर अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है, तब यहाँ पे बॉटलनेक्स क्रिएट होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, चंक शेड्यूलिंग करते हैं। इसके अंदर चंक शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि मास्टर जो है वो बैच ऑफ टास्क बनाता है। इस बैच ऑफ टास्क को हम चंक बोलते हैं। इस चंक को हम दूसरे प्रोसेसेस को असाइन करते हैं, यानी स्लेव प्रोसेसेस को असाइन करते हैं। यहाँ पे मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे समराइज किया जाए तो क्या होगा कि वर्कलोड जो है वो मास्टर मॉनिटर करेगा और अकॉर्डिंगली उसको स्लेव्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे क्या होगा, वर्कलोड बैलेंस होगा और ऑप्टिमल रिसोर्स यूसेज होगा। फिर ड्रॉबैक क्या होता है कि बॉटलनेक क्रिएट हो सकते हैं। और क्यों हो सकता है, क्योंकि मास्टर जो है वो अपने आप को कुछ बड़ा मानने लगता है, ओवरवेल्म हो जाता है और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डायनामिक मैपिंग, इसमें क्या होता है कि कोई मास्टर नहीं होता, कोई स्लेव नहीं होता, सब आपस में मिलजुल के टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए जो रिलायबिलिटी थी सिंगल मास्टर पे, वो यहाँ पे निकल गई। यहाँ पे क्या हो गया, सब एक दूसरे के साथ टास्क को डिवाइड कर देते थे, सब मिलजुल के सारे टास्क को एक दूसरे में डिवाइड कर लेते, जिससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती थी और बॉटलनेक जो है वो रिड्यूस हो जाते थे। यहाँ पे बॉटलनेक जो है वो यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि टास्क जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर पाते थे और वर्कलोड को अपने हिसाब से बैलेंस कर पाते थे। इसीलिए यहाँ पे स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और जो डिपेंडेंसी थी सिंगल मास्टर प्रोसेस पे वो रिड्यूस हो जाती है, रिमूव हो जाती है। जिससे क्या होता है, लार्जर वर्कलोड्स को वो बैलेंस कर पाते हैं विदाउट सेंट्रलाइजिंग द टास्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो ये था पूरा मैपिंग स्ट्रेटेजीज, मैपिंग टेक्निक्स।